देखो, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि आपने फाउंडेशन में मैक्सिमम लोगों ने लास्ट के 2 महीने 3 महीने करके आराम से पास कर लिया। लास्ट में अगर आप इनफैक्ट 1 महीना भी अच्छे से पढ़े होंगे तो भी आपका फाउंडेशन, 1 महीना छोड़ो 15 दिन भी पढ़ के कई लोगों ने तो क्लियर कर लिया फाउंडेशन। पर वैसा इंटरमीडिएट के अंदर केस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इंटरमीडिएट में आपके 8 पेपर होंगे। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपके 8 पेपर होंगे। 8 पेपर के अंदर सब्जेक्ट्स हैं आपके 9। वैसे तो 9 भी नहीं, 9 से ज्यादा ही सब्जेक्ट्स हैं। हर पेपर में कुछ कुछ पेपर्स में 2-2 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो आपका एफए, मतलब मैं ऑर्डर वाइज नहीं बता रही हूं ये आपको, फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो एफए आता है, लॉ आता है, देन डीटी एंड आईडीटी। दोनों अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको दोनों टाइप के टैक्सेशन पढ़ने हैं, पर पेपर इनका होता है सिंगल, एक ही पेपर होता है, पेपर नंबर 7। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड ग्रुप के अंदर आपको पढ़ना होता है एफएम बीडीए। तो 2 अलग सब्जेक्ट्स हो गए, एफएम अलग पढ़ना है और बीडीए 20 नंबर का थ्योरेटिकल अलग पढ़ना होता है आपको। फिर उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। दोनों 50-50 नंबर के आते हैं। तो सीए एक सब्जेक्ट है, ऑडिट एक अलग सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसके अलावा आपको पढ़ना है ओएम एसएम, 60-40 का रेशियो। ओएम आती है 60 की, एसएम आती है 40 की। तो यहां पर भी 2 सब्जेक्ट हो गए। और लास्ट में आपको पढ़ना है एमए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो मतलब आपके सब्जेक्ट्स के अंदर कई कई पेपर्स में 2-2 सब्जेक्ट्स हैं। तो कहने के लिए 8 पेपर हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके 8 से ज्यादा है, तो आपको एफर्ट्स भी उतने ही देने हैं। सब लोग इधर बोथ ग्रुप वाले हैं क्या? बोथ ग्रुप देंगे दिसंबर में, या कोई भी ऐसा है जो जून में फर्स्ट ग्रुप देना चाहता है? आप दे सकते हो, एलिजिबिलिटी है। आप अगर 31 जनवरी से पहले रजिस्टर करवाते हो तो आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो। बट सब लोग बोथ ग्रुप वाले हैं दिसंबर के लिए। ठीक, बढ़िया। अब बोथ ग्रुप के लिए आपको करना क्या है? आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है? हमारा एग्जाम एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पे बेस्ड जाता है। अभी फाउंडेशन तक हमारा केवल एमसीक्यू होता था, 100% 50 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वैसा इधर भी होता है, बट एमसीक्यू आते हैं आपके 30 मार्क्स के। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क का एक, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इधर भी नहीं होती। ठीक, रिमेनिंग 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें से 7 क्वेश्चंस आए, जिसमें से आपको करने होते हैं 5। 7 क्वेश्चन है, उन 7 में से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो ये पेपर पैटर्न भी इंस्टीट्यूट ने बहुत इजी कर दिया। यहाँ जो आपको एमसीक्यू है ना, इसका आपको कोई रीजन नहीं देना है। रीजन तक मतलब जस्टिफिकेशन तक नहीं मांग रहा है इंस्टीट्यूट। आपको केवल फाउंडेशन की तरह ही ओएमआर के अंदर एबीसीडी फिल करना है, दैट्स इट, और काम हो गया। 30 नंबर आप यहां से ला सकते हो। पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लेकर के आने हैं और एग्रीगेट टोटल में आपको 50% लेकर के आना है। 50% मतलब 400 नंबर। एग्रीगेट में आपके 400 मार्क्स होने चाहिए और इंडिविजुअल में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है लेकिन इंडिविजुअल किसी भी पेपर में मान लो 39 भी रह गए तो आप फेल हो। तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, इंडिविजुअल पे भी और एग्रीगेट पे भी। बोथ ग्रुप देने का एक ये भी एडवांटेज है कि आपके दोनों ग्रुप्स के मार्क्स टोटल होकर के आते हैं, मतलब सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है। सेट ऑफ का एडवांटेज कैसे? सपोज आपके पहले ग्रुप में आ गए 196, पहले ग्रुप में आपको कितने चाहिए थे? अगर सिंगल देते तो 200 चाहिए थे,
पहले ग्रुप में आ गए 196 और आपके दूसरे ग्रुप के अंदर सपोज मार्क्स आ गए 210, तो आप एग्रीगेट के अकॉर्डिंग पास हो जाओगे। अगर एग्रीगेट देखेंगे ना तो आप पास हो जाओगे। यहीं अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया होता तो आप फेल थे। बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेट ऑफ का एडवांटेज। एंड सेकंड थिंग, जो आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया रैंक, वो भी बोथ ग्रुप पे ही आती है, सिंगल ग्रुप पे रैंक नहीं आती है। इंस्टीट्यूट टोटल ऑल इंडिया 50 रैंक्स देता है। पूरे इंडिया में सीएमए स्टूडेंट्स 50 टॉप सीएमए स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हाईएस्ट आए होते हैं उनको बोला जाता है ऑल इंडिया रैंक। ठीक, डन। अभी अपना जो पेपर होगा वो है पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है 7A और एक है 7B। मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो है पेपर नंबर 7A, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स कभी भी सुना है आपने? कभी अपने जीवन में नाम सुना है डायरेक्ट टैक्स का? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का नाम नहीं सुना। क्या आप लोगों ने इनकम टैक्स का नाम सुना है कभी? इनकम टैक्स का नाम सुना है, तो वही इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स को ही बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पेपर कैसा रहने वाला है अपना? तो अपने पेपर के अंदर जो एमसीक्यू आते हैं वो लगभग आपके फर्स्ट से लेकर के 6 तक के एमसीक्यू डायरेक्ट टैक्स के होते हैं। मतलब 12 नंबर के एमसीक्यूज आपके डायरेक्ट टैक्स से आते हैं। और डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स का आता है। ठीक है, पेपर नंबर 7B यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का फिर क्या आएगा? ये आएगा आपका 7 से 15 एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव में 6, 7 और 8। 7 से 15 एमसीक्यू आईडीटी के आते हैं और 6, 7, 8 डिस्क्रिप्टिव आता है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाएं आप सब, अपनी नोटबुक निकालिए। ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स को भी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फाउंडेशन लेवल क्लियर करने पर। भगवान करे आप इंटरमीडिएट भी इसी तरह एक ही बार में अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, सबसे पहले अब लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज टैक्स के बारे में, इनकम के बारे में एकदम जनरल बातें करेंगे, क्योंकि हमने आज से पहले कभी भी इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ हमने सुना नहीं है। बस घर में जरूर थोड़ा बहुत सुना होगा कि इनकम टैक्स पे करना है, रिटर्न भरनी है, ये वो। इसके अलावा और हमें इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो आज की क्लास बेसिक यही जानेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ना, इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक तो इनकम और दूसरा वर्ड आ रहा है टैक्स। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसके अंदर, सबसे पहला है इनकम और दूसरा है टैक्स। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी टैक्स क्या होता है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज इन्वॉल्व रहें कॉन्वर्सेशन के अंदर। टैक्स क्या चीज है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? सुना है ना सबने टैक्स?
इतना निर्मला सीतारमण जी पॉपुलर हो चुकी हैं कि उन्होंने सबको एटलीस्ट टैक्स, ये नहीं बताया होगा टैक्स होता क्या है, पर ये जरूर पता लग गया कि टैक्स कुछ तो होता है जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है, ऐसा। हाँ, पॉपकॉर्न, बिल्कुल। अभी रिसेंट अगर मैं बताऊं तो आपको न्यूज में पढ़ा होगा आपने पॉपकॉर्न के बारे में, और एक वो चेस प्लेयर गुकेश के बारे में, उसकी पढ़ा है ना आपने कहीं ना कहीं। बिल्कुल, 4 करोड़ का आपने जो पढ़ा, तो वो 4 करोड़ वाला मामला आता है इनकम टैक्स में, और पॉपकॉर्न वाला मामला आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। टैक्स क्या है? 4 करोड़ और 18%, 28% तो देख लिया कि भाई पॉपकॉर्न अगर फीके हैं तो 5%, नमक मिला दिया तो 18%, अब चीनी मिला दी, कैरामलाइज्ड हो गए तो 28%। ये क्या होता है टैक्स? एनीबडी? व्हाट इज टैक्स? देखो, टैक्स में एक चीज समझना, पहली बार तो सबसे पहली बात, टैक्स कितने टाइप का होता है? टैक्स होते हैं 2 तरीके के। कौन से 2 तरीके के? एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब यहां से एग्जाम्पल से आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझना। सपोज आज आप ये इधर आप हो, सपोज ये इधर हमारे पास अनु है, ठीक। अनु जो है वो एक दुकान पे नोटबुक लेने के लिए गई। ये नोटबुक अनु को 30 रुपए में पड़ी, ठीक है, ये अनु है। और सिमिलर नोटबुक लेने के लिए आए मोदी जी। मोदी जी को जानते हैं ना आप सब, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सिमिलर नोटबुक लेने के लिए आए मोदी जी। कितने की पड़ेगी उनको ये नोटबुक? दुकान वाला ऐसा बोलेगा क्या कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर नोटबुक लेने के लिए आए तो मैं इनको यही नोटबुक 1000 रुपए में बेचूं? बेच सकता है क्या वो 1000 रुपए में ये नोटबुक? नहीं बेच सकता। उसको मोदी जी को भी ये नोटबुक कितने में देनी पड़ेगी? 30 रुपए में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसके बैक पे जहां प्राइस लिखी रहती है ना, वहां पर एक वर्ड रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। पढ़ा है कभी ये वर्ड? लिखा रहता है ना एमआरपी के नीचे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब अनु ये नोटबुक लेने के लिए गई, उसको 30 रुपए पड़े, और इस 30 रुपए के अंदर अनु ने इस नोटबुक पे टैक्स भी पे करा है। नोटबुक से एक्चुअल इनकम किसको हो रही है? नोटबुक बेचने से कमा कौन रहा है? शॉपकीपर कमा रहा है, तो उस पे टैक्स अनु क्यों भर रही है? यही तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्टली नहीं लगता, मतलब जो कमा रहा है ना उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये वो टाइप का टैक्स होता है जो एंड कंज्यूमर पर लगता है। जो फाइनल कंज्यूमर है ना, उससे आप टैक्स वसूलते हो, उस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स चाहे अनु खरीदने के लिए जाए नोटबुक, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री खरीदने के लिए जाए, दोनों को कितने की पड़ी? 30 रुपए की। अब इधर डायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं। यहां पर ये एक पर्सन है, सपोज मिस्टर ए। मिस्टर ए साल भर में इनकम अर्न करते हैं 2 लाख की। 2 लाख की इनकम कमाते हैं पूरे साल भर में। और इधर एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर बी पूरे साल में इनकम अर्न करते हैं 2 करोड़ की। मिस्टर ए की इनकम है 2 लाख, मिस्टर बी की इनकम है 2 करोड़। इन दोनों से ना सरकार इनकम टैक्स लेगी। क्या दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है क्या? मन क्या कहता है? मन कहता है नहीं भाई, एक इंसान तो 2 लाख रुपए कमा रहा है, एक इंसान 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम के हिसाब से आप पे टैक्स लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
और इसके अंदर अब एक ही तरीके का टैक्स आता है, इनकम टैक्स। पहले वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स था, और एक ब्लैक मनी एक्ट होता है, ब्लैक मनी एक्ट भी हमारे इनकम टैक्स के अंदर ही आता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स मतलब आपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया। बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर? एंड कंज्यूमर के ऊपर। और डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? कोई भी बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ। कोई बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ। जिसने इनकम कमाई, जिसकी जेब में पैसा गया, उसी को उस पैसे के ऊपर क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। सीधा सीधा लगेगा ये। आपकी इनकम, आपकी जेब में पैसा आया, आपकी इनकम हो रही है, आप ही टैक्स पे करो। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स में कमा कोई और रहा है, टैक्स कोई और पे कर रहा है। ठीक है। अभी क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सबको सिमिलर अमाउंट पे करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब आपको नीचे गिराने के नेचर का होता है। कोई इंसान जो कम इनकम कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स पे करेगा एज कंपेयर टू वो पर्सन जो ज्यादा इनकम कमा रहा है। दोनों को सिमिलर टैक्स पे करना है, तो जो कम कमा रहा है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा आ गया ना। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, ज्यादा बर्डन देता है लो इनकम ग्रुप वालों पर। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव मतलब आपको ऊपर उठाने वाले नेचर का होता है। आपकी इनकम कम है, आप इनकम के हिसाब से टैक्स पे करो। जितनी इनकम उतना टैक्स। ऐसा नहीं है 2 लाख कमा रहे हो तो भी उतना ही टैक्स पे करना है जितना 2 करोड़ वाला पे करेगा। नहीं, आप 2 लाख कमा रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग टैक्स पे करो। आप 2 करोड़ कमा रहे हो, आप 2 करोड़ के अकॉर्डिंग टैक्स पे करो। ये होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स। अब ये सब तो जान लिया, पहले ये तो बताओ टैक्स क्या होता है। शुरुआत तो वहीं से हुई थी, टैक्स होता क्या है। चलिए, आज सपोज नहीं, एक्चुअली मैंने सीएमए की डिग्री ले रखी है। ठीक है, मैं एक सीएमए हूं। ये डिग्री लेने के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट के थ्रू एग्जाम देने होंगे। मैंने क्या क्या किया होगा ये डिग्री लेने के लिए? इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिया होगा, मैंने कहीं से कोचिंग करी होगी। ठीक, उसके अलावा कोचिंग में आना जाना, भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो इसके अंदर। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसकी मदद से पॉसिबल है? सरकार की मदद से। आप आज इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे, बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको अच्छी खासी सड़क मिल रही है, आपको इतने जो हाईवेज मिल रहे हैं, आपको जो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, हॉस्पिटल्स जो हैं, आपको जो स्कूल्स मिल रहे हैं, ये सब किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से ना। इन सबको बनाने के लिए क्या सरकार को पैसा चाहिए क्या? डेफिनेटली चाहिए। आज तो हर काम करने के लिए पैसा चाहिए ना। आज गवर्नमेंट हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारी सहूलियत के लिए ब्रिजेस या ये सब बनाती है, पुलियाएं वगैरह जो भी बनता है, ये सब किसके लिए बना रही है? हमारे लिए बना रही है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप हॉस्पिटल्स लो, आप स्कूल्स लो, जो भी आपके रोड ट्रांसपोर्ट हैं, ये सब कुछ किसकी फैसिलिटी के लिए? इंडियन सिटीजन की फैसिलिटी के लिए। ये सब बनाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आप ही देते हो, पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया के लोगों से ये पैसा सरकार किस फॉर्म में लेती है? टैक्स की फॉर्म में। कि आप इतना कमा रहे हो, ये कमा रहे हो किसकी मदद से? गवर्नमेंट की मदद से। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को दो। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ये फैसिलिटीज ना देती तो आप ये कमा नहीं पाते। आप इंडिया में रह रहे हो, आपको इंडिया में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज देते हो. दैट मीन्स टैक्स इज लीगल एक्सटॉर्शन ऑफ मनी. एक्सटॉर्शन वर्ड का मतलब समझते हो? वसूल, वसूल कर लेना. इधर एक्सटॉर्शन वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि या तो तुम तमीज से पे कर दो, अगर नहीं पे करते हो तो सरकार आपसे टैक्स वसूलती है. टैक्स तो लेगी ही लेगी, पेनल्टी भी लेगी. इसीलिए उसे बोला जाता है लीगल एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है टैक्स, या फिर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी. देखो इधर लाइट चली गई है. आगे की क्लास हम कंटिन्यू कैसे करेंगे? बिजली नहीं आ रही है, पर फिर भी थोड़ा सा टैक्स की बात तो कर लेते हैं. इससे क्या फर्क पड़ता है, बिजली का क्या ही करना है. हाँ जी, टैक्स समझ आया क्या होता है टैक्स? टैक्स मतलब आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को देते हो. वो तुम डायरेक्टली दे रहे हो या इनडायरेक्टली दे रहे हो, होता टैक्स एक ही चीज है कि आप जितना कमा रहे हो उस पे, कमाई पे जो टैक्स दे रहे हो वो तो हो गया इनकम टैक्स. और जो आप बाहर जाकर के सामान खरीद रहे हो, वो सामान खरीदने में आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स. तो टैक्स मतलब आप अपनी इनकम का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देते हो, वो होता है टैक्स. दूसरा वर्ड, इनकम क्या होती है? व्हाट इज इनकम? इनकम जो हम साल भर में कमाते हैं. हम साल भर में क्या क्या कमाते हैं, कहां कहां से? चलो और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी करूं, हम पूरे एक साल में कहां कहां से कमा सकते हैं? हाँ, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ठीक है, आज सपोज आप सीएमए बन जाओगे, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी. जॉब लगेगी तो आप कहां से कमा रहे हो? आपको सैलरी मिलेगी, है ना? तो पहली और बेसिक टाइप की इनकम हो जाती है आपकी सैलरी की इनकम. आपको सैलरी रिसीव हो सकती है. और इसी तरीके से आप बताओ और कौन सी इनकम हो सकती है आपकी? हाँ जी, इंटरेस्ट मिल सकता है, बिल्कुल करेक्ट. और रेंट मिल सकता है. बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल आप दोनों ने सही बात बोली. और डिविडेंड मिलेगा अगर आपने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो. और सब लोग बताओ, एटलीस्ट एक एक टाइप ऑफ इनकम तो बताओ सब. हाँ जी, आपका नाम? लास्ट? स्पर्श. हाँ जी, स्पर्श. कोई भी टाइप की इनकम जो दिमाग में आ रही हो. वेजेस, ठीक है. हाँ जी, आप? वंदना जी, वंदना. एनी टाइप ऑफ इनकम. कमाई कहां कहां से हो सकती है? इंटरेस्ट बोल दिया, वेजेस बोल दिया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया. जी अनु? कमीशन, बिल्कुल. अगर आप एजेंट हो, आप ब्रोकर हो, तो आपको कमीशन की इनकम हो सकती है. और ऑनलाइन गेमिंग से आपको इनकम हो सकती है, बिल्कुल. ऑनलाइन गेम खेलते हैं, हमको पैसा, ड्रीम 11 टीम बनाओ, टीम बना करके आप मैच पे पैसा लगाते हो, आपको मिल जाएगा. और इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. और अथाह टाइप की इनकम्स होती है, बहुत इनकम्स होती है. शेयर मार्केट, पार्थ कह रहे हैं शेयर मार्केट, एकदम करेक्ट. और डांसिंग, सिंगिंग, हाँ बिल्कुल, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब टैलेंट. अब इतने सारे टैलेंट लिखने की जगह, इतने सारी बातें लिखने की जगह, इसको एक में बाइफरकेट कर सकते हैं. डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग को आपके टैलेंट, स्किल से आप इनकम कमा रहे हो. लॉटरी, एकदम सही. आज हर्षित सपोज कोई 20,000 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीद करके लाए और उनकी 2 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई, इनकम हो गई. और मैम आजकल तो पागलपंती से भी हाँ वही, बिल्कुल, वो स्किल, टैलेंट, ये भी अपना अपना टैलेंट है ना. और कहां से इनकम हो सकती है?
सपोज आज संजम के परदादा जी की कोई जमीन है, वो हाँ बिल्कुल इनहेरिटेड लैंड है और वो संजम ने बेच दी, इनकम होगी ना। डिविडेंड पे इनकम नहीं होती, शेयर पे इनकम होती है डिविडेंड की, तो डिविडेंड की इनकम हो गई बिल्कुल। मतलब बहुत सारी इनकम आपने बता दी, और इसके भी बियॉन्ड और भी टाइप्स ऑफ इनकम होती है ना, करेक्ट। इतनी सारी नेचर ऑफ इनकम है, क्या इसे अलग अलग क्लासिफाई करना सही नहीं रहेगा? अगर आप सबको एक ही जगह लेकर के आ जाओगे तो इनकम टैक्स पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। किसी पर्सन की कौन से नेचर की इनकम है, किसी पर्सन की क्या नेचर की इनकम है। इंडिया की पॉपुलेशन तो कितनी ज्यादा है, हर पर्सन की सपोज डिफरेंट नेचर की इनकम भी होगी, तो इनकम टैक्स में तो फिर कितने प्रोविजंस बन जाएंगे, करोड़ों प्रोविजंस बनेंगे फिर तो। इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा है, आपकी जितनी भी इनकम है, जो भी टाइप की इनकम है ना, उसको 5 हेड्स में क्लासिफाई कर दिया। 5 हेड्स मतलब 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। उसमें से पहली कैटेगरी होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। आप नौकरी करने जा रहे हो, आपका एक एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय कहलाओगे। एम्प्लॉयर आपको जो भी पेमेंट कर रहा है, आपको सैलरी का पेमेंट कर रहा है, आपको ग्रेच्युटी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, पीएफ में पेमेंट मतलब पीएफ का आपको मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ कहां से आ गया? एम्प्लॉयर आपको जो भी पैसा दे रहा है वो सैलरी की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा, रेंट की इनकम जो आपने बताई। आज सपोज मेरे पास में एक घर है, या मैं जिस घर में रह रही हूं उसका एक फ्लोर खाली है या एक रूम खाली है, वो एक रूम या एक फ्लोर मैंने किराए पे दे दिया, तो मुझे रेंटल इनकम हो गई। ऐसी इनकम जाती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। दूसरा हेड यानी कि दूसरी कैटेगरी होती है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, आप बिजनेस से जो भी कुछ कमाते हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, और बिजनेस से जो भी इनकम है वो जाएगी पीजीबीपी हेड में। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा, आपके पास कोई कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट मतलब संजम के पास जो इनहेरिटेड लैंड थी, सपोज आपके पास कोई मशीनरी है, आपके पास कोई टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप्स भी बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई ज्वेलरी है, गोल्ड के आइटम्स हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, एनीथिंग, कोई ज्वेलरी है, ये सब अगर आपने बेच दी। आपके पास शेयर्स हैं, शेयर्स आपने बेच दिए, ये सब बेचने से, इन सबको पहली बात तो कैपिटल असेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता है। तो अगर आप कोई कैपिटल असेट बेचते हो तो होती है कैपिटल गेन की इनकम, वो जाती है चौथी कैटेगरी में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और वो इनकम जो इन चारों जगह नहीं गई, चारों जगह मतलब ना तो वो सैलरी की है, ना वो रेंट की है, ना वो बिजनेस की है, और ना वो कैपिटल गेन है, तो वो जाती है 5वें हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई सी भी इनकम हो जो स्टार्टिंग के 4 कैटेगरी में नहीं गई ना, वो 5वीं कैटेगरी में जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाम ही ऐसा है इसका, अदर सोर्सेज मतलब और किसी भी तरीके से आपने जो इनकम कमाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम ये चारों में से किसी हेड में मैंने आपको नहीं बताया, वो जाएगी अदर सोर्सेज में। डिविडेंड की इनकम अदर सोर्सेज, कमीशन की इनकम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो जो भी इनकम चारों हेड में नहीं गई वो 5वें हेड में। इसका मतलब इनकम टैक्स के अंदर कोई से भी नेचर की इनकम हो, वो इन 5 में से किसी हेड में जाती है। तो ये पांचों हेड मिला करके आपकी टोटल इनकम बनती है। हो सकता है ना एक पर्सन को पांचों हेड से इनकम हो रही है, सैलरी में आप नौकरी करते हो तो सैलरी की इनकम हुई, फिर आपने घर किराए पर भी दे रखा है तो किराए की इनकम भी हो गई, फिर जब आप नौकरी से आते हो तो आपका एक बिजनेस भी है, एक शॉप है, उस पे बैठते हो आप,
तो वहां से आपको बिजनेस की इनकम भी हो गई। इस साल में आपने शेयर्स भी बेच दिए तो कैपिटल गेन की इनकम भी हो गई, और आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा ना। इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं कर रही मैं, सेविंग्स अकाउंट तो सबका ही होता है, उस पर ब्याज मिल रहा है तो अदर सोर्सेज की इनकम भी हो गई। तो एक पर्सन की पांचों हेड से इनकम हो सकती है। ये पांचों हेड की इनकम टोटल करते हो आप, और वो टोटल करके आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। अभी इससे ज्यादा और मैं आपको बताऊंगी ना तो सर के ऊपर से निकलेगा, बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आएगा इसके आगे। इतना समझ आया क्या? 5 टाइप की इनकम समझ में आई क्या आपको? इनकम टैक्स के अंदर आपकी जो इनकम है वो टोटल इस 5 कैटेगरी में बंटती है, ठीक है? ओके, चलिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हमने अभी टैक्स पढ़ लिया। टैक्स होता है लीगल एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। समझ आया? इनकम टैक्स के अंदर टैक्स हो गया वो अमाउंट जो आप सरकार को पे करते हो। इनकम अभी अभी जस्ट हमने समझी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो इनकम कैसे कंप्यूट होती है? इनकम टैक्स के अंदर आपकी इनकम को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहली कैटेगरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। पहली कैटेगरी आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब क्योंकि इनकम टैक्स एक लॉ है, लॉ मतलब कानून है, तो इसके अंदर सेक्शंस होते हैं। तो सैलरी जो है वो आती है हमारी सेक्शन 15 से सेक्शन 17, 15, 16, 17 ये हम सैलरी में पढ़ेंगे। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आता है सेक्शन 22 से 27। ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस स्लैश प्रोफेशन ये आता है सेक्शन 28 से सेक्शन 44। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55। और जो इनकम इन चारों कैटेगरीज में नहीं गई वो कहां जाती है? अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये आता है हमारा सेक्शन 56 से 59। ठीक, इन 5 कैटेगरीज में आपकी हर तरीके की इनकम आ गई।
कोई सी भी इनकम, जो भी इनकम आपके दिमाग में आ रही हो, क्योंकि जो ये चारों में नहीं गई वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली फिफ्थ वाले में जाएगी। तो इधर आपकी हर टाइप की इनकम आ गई, आप कहीं से भी कमाओ। ठीक, अभी इन सब का टोटल लगाने के बाद में, ये मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सिखा रही हूं कि हम इनकम टैक्स में इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले इनकम कंप्यूट करोगे, उसके बाद टैक्स कंप्यूट करोगे और फिर अपनी रिटर्न भरते हो। रिटर्न मतलब साल भर में आपने जो कमाया है ना, उसके ऊपर टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट के फॉर्म के थ्रू। गवर्नमेंट ने अलग अलग रिटर्न्स दे रखी है। रिटर्न मतलब जैसे आप अपना इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरते हो ना, इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरते समय आप क्या करते हो, इंस्टीट्यूट को अपनी नॉलेज देते हो कि भाई मैं ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट लेवल पर ये मेरा फाउंडेशन में ऐसे ऐसे था। वैसे ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म को बोला जाता है रिटर्न। उस रिटर्न में हम ये सारी चीजें करते हैं। टोटल इनकम निकालोगे पांचों हेड की। अब उसके बाद क्या करना होता है, लिखिए आप। नेक्स्ट हम करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहला काम पांचों हेड की इनकम। दूसरा काम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कोई भी पिछला नुकसान है उसे आप इस साल अगर इनकम है तो क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। जैसे सपोज मेरा पिछले साल 2 लाख का नुकसान था, इस साल मुझे 10 लाख की इनकम हो गई, तो 10 लाख में से 2 लाख हटा दूंगी मैं, बचा कितना, 8 लाख। 8 लाख के ऊपर ही मुझे टैक्स पे करना होगा। और अगर इसी साल का नुकसान है तो भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, ओके। इसके बाद होता है क्लबिंग। क्लबिंग के अंदर आप ब्रैकेट में लिखिए एडिशन ऑफ अदर पर्सन्स इनकम। किसी और पर्सन की इनकम को हम आपकी इनकम मान लेंगे। मतलब इनकम तुम्हारी नहीं है पर तुम्हारी इनकम मान लेंगे। कुछ सोच सकते हो ऐसा क्यों, मेरी इनकम ही नहीं है फिर भी मेरी इनकम मान रहे हैं, वाई? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब हमारी इनकम पेरेंट्स की इनकम मानते हैं, एकदम करेक्ट बोला आपने। जैसे सपोज आज इधर ये एक मिस्टर ए है और इधर है मिस्टर ए का माइनर सन। अब क्योंकि ये माइनर है मतलब 18 साल से कम एज का है, तो ये रिटर्न नहीं भर सकता। पैन कार्ड बन जाएगा इसका, नो डाउट, उन सब में दिक्कत नहीं आएगी, पैन कार्ड बन जाएगा, बट रिटर्न नहीं भरेगा ये। तो ये माइनर हो सकता है इसके अकाउंट में इंटरेस्ट की इनकम आ रही हो, इसके अकाउंट में क्या आ रहा हो, इंटरेस्ट की इनकम आ रही हो, पॉसिबल है ना? क्या इस माइनर को पता है क्या कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? एक 18 साल से कम के बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज होती है क्या? कुछ कुछ को होती है, नो डाउट, हम मान सकते हैं, बट इनकम टैक्स नहीं मानता। इनकम टैक्स ये मानता है कि आप अभी 18 से छोटे हो, आपने इतना दिमाग डेवलप नहीं किया है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना सीख लो। और चलो अगर डेवलप कर भी लिया तो भी आपकी इनकम पे टैक्स कैसे लिया जाए? डायरेक्टली आपसे तो ले नहीं सकते क्योंकि आप अभी 18 से छोटे हो, आप रिटर्न नहीं भर सकते। तो आपकी इनकम पे टैक्स कैसे लिया जाएगा? ये इनकम आपके फादर या मदर दोनों में से किसी की भी इनकम में ऐड हो जाएगी। इसे बोला जाता है क्लबिंग। क्लबिंग मतलब, क्लबिंग वर्ड का मतलब होता है क्लब करना, यानी कि जोड़ देना। तो किसी और की इनकम को
आपकी इनकम में जोड़ देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक, अभी आपने क्लबिंग कर दी, ये करने के बाद में जो आता है उसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई। नौ, इस जीटीआई में से कुछ चीजें लेस होती है। क्या चीजें लेस होती है? 2-3 लाइन की जगह छोड़ना और इधर समझना। सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम किसकी स्कीम होगी? सरकार की। तो मिस्टर ए इनडायरेक्टली पैसा किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है ना। गवर्नमेंट इसके पैसे को अपने पास रख रही है, कहीं यूटिलाइज करने के लिए, कहीं काम में लेगी उस पैसे को। समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं काम में लेगी। ए को क्या फायदा मिलेगा कि वो पैसा दे सरकार को? इंटरेस्ट मिलेगा, नो डाउट, पर उस इंटरेस्ट की इनकम पे भी तो आप टैक्स ले रहे हो। तो फायदा क्या? फायदा ये मिलता है कि अगर आप कुछ बताई हुई जगह पर, और ये जगह कौन बताता है? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में बताया है, अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शंस मिलती है। जैसे सपोज मिस्टर ए ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा हो, तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। ऐसी बहुत सारी होती है। कितने? 80C से लेकर के 80U सेक्शंस है। सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शंस है। मतलब गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह बता रखी है, अगर आप वहां वहां इन्वेस्ट करते हो तो आपकी टोटल इनकम में से, ये टोटल इनकम थी, उसमें से इतना अमाउंट लेस हो जाएगा। अमाउंट लेस हो जाएगा मतलब आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम तो इनकम टैक्स भी कम। इनकम टैक्स कम तो अल्टीमेटली फायदा आपको ही होगा। इस फायदे के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक, तो डिडक्शंस क्लेम करेंगे। डिडक्शंस क्लेम करने के बाद में अब जो फाइनल आई है इसे बोला जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम। ठीक, इस टोटल इनकम के ऊपर आपको पे करना होता है टैक्स, तो इसे टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। इसके बाद आप टैक्स कंप्यूट करते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, एंड देन फाइनल स्टेप आता है टैक्स पेड। आप टैक्स का पेमेंट करते हो। कैसे? रिटर्न फाइल करके। टैक्स पेड थ्रू ROI, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम। ROI फाइल करके आप अपना टैक्स पे करोगे। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स वालों का। मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ तो आप लिख लीजिए एक बार। ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स को समझ आया?
क्योंकि आज ये जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है ना, यही हमें पढ़ना है, यही हमारे टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स के, यही पढ़ना है आपको। ये पांचों हेड्स पढ़ने हैं और आपका लगभग 35 से 40, 50 नंबर के पेपर में से 35 से 40 नंबर का पेपर ये पांचों हेड में से आता है। 50 मार्क्स तो टोटल ही है, उसमें से 35 से 40%, मतलब 35 से 40 मार्क्स। हाँ नहीं, इतना तो 35 तो मिनिमम है। किसका? इंस्टीट्यूट का? कौन से सर ने? अच्छा, नहीं नहीं, इनकम टैक्स में नहीं करते चेंजेस। इसलिए नहीं करते, मैं बताऊं क्यों नहीं करते चेंजेस, बाकी में करते हैं नो डाउट। इनकम टैक्स में क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटल कितने सेक्शंस है पता है? 298 298 सेक्शंस हैं। पहले ये होते थे 100 नंबर के। हमें इंटर में पढ़ना है 91 सेक्शंस। इंटर में हमको 91 सेक्शंस पढ़ना है। पहले ये 91 सेक्शंस 100 मार्क्स के होते थे, अब यही 91 सेक्शंस 50 मार्क्स के हैं। सेम, कुछ भी इंस्टीट्यूट ने कम नहीं करा है सिलेबस के अंदर। आपके सिलेबस में 0.1% भी कम नहीं करा, और जबकि मार्क्स कितने कम कर दिए? 50% मार्क्स कम कर दिया। तो अब इस 50 नंबर में ना इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछेगा, और इन पांचों हेड के बियॉन्ड डीटी बहुत छोटी सी है। मेन डायरेक्ट टैक्स बनता ही इन पांचों हेड में से है इंटर लेवल पर, तो डीटी के पेपर में चेंजेस नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं ना कि आपका थर्ड का ए सैलरी हेड का आएगा, 101% आएगा। आपका सेकंड का बी हाउस प्रॉपर्टी हेड का आएगा 100%, मतलब 100 छोड़ो 101%, 7 नंबर कंफर्म। आपका थर्ड का बी जो है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, ये आपका आता है सेकंड का बी, सैलरी आता है, ये आता है हाउस प्रॉपर्टी, और ये आता है पीजीबीपी। तो पूरा पैटर्न फिक्स है। इसमें चेंज केवल और केवल क्या कर सकता है इंस्टीट्यूट? सेकंड के ए की जगह थर्ड का बी दे देगा, उसी चैप्टर के क्वेश्चन को, बस इतना सा चेंज कर देगा। कभी ये नहीं कर सकता कि इन पांचों हेड्स में से क्वेश्चन ना दे। और पांचों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो हेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी आपका पेपर में आएगा 10 मार्क्स का, हाउस प्रॉपर्टी आपके पेपर में आएगा 7 नंबर का। अभी नहीं लिखना, मैं हर चैप्टर करवाते टाइम लिखवाऊंगी। तो जब 100 नंबर की डीटी हमको करनी है 50 नंबर के लिए, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ ही करेंगे ना, ताकि इतना बर्डन भी ना लगे और हमारी डायरेक्ट टैक्स आराम से भी हो जाए। ठीक है, कल से मैं आपको डायरेक्ट हेड्स स्टार्ट करवाऊंगी। हम अभी टैक्स की कंप्यूटेशन और वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर करेंगे, हम हेड्स स्टार्ट करेंगे। कल से मैं आपको हेड स्टार्ट करवाऊंगी, और पहला हेड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।